आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेशन अर्थात परिसंचरण। तो आज हम इन्वर्टिब्रेट में होने वाले सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हम ये जानते हैं कि बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए जो पदार्थ आवश्यक होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, भोजन या हार्मोन है, इन सब के वितरण के लिए और ये जो मेटाबॉलिज्म से जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें कलेक्ट करके एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है जिसे कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इन मेटाबॉलिक एंड एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट enter the animal's body while carbon dioxide emissions and other wastes are eliminated in the environment. Transport of these materials to microbes does not offer any major problem. यानी कि किसी भी एनिमल को जीवित रहने के लिए जैसे ऑक्सीजन और भोजन की आवश्यकता होती है और जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए भी विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो ये जो आवश्यक पदार्थ होते हैं इनको श्वसन अंगों, पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम आदि स्थानों से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का जो कार्य है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है, ये किसी भी एनिमल का परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। और ये यही नहीं बल्कि विभिन्न भागों से उत्सर्जित पदार्थों को कलेक्ट करके और उत्सर्जित सतह तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। Transport in these organisms is transmitted through the simple osmosis or semicircular plasma lemma, typically the body thickness, or by transport in animals with a transport depth of 1 mm or less में suitable occur। यानी कि जो सिंपल एनिमल्स होते हैं उनके अंदर तो ऑस्मोसिस के द्वारा ही इन पदार्थों का आदान प्रदान हो जाता है और जैसे जैसे हम लोअर इन्वर्टिब्रेट से हायर इन्वर्टिब्रेट की तरफ बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे ये सिस्टम भी जटिल होता जाता है। इन रिलेटिवली सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस, coelentrates, etc., a constant water flow through the body space is maintained। यानी कि यदि निम्न श्रेणी के जो प्राणी होते हैं, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें यदि हम देखें तो उसमें ये जो क्रियाएं होती है वो उनकी बॉडी सरफेस के द्वारा ही संपन्न हो जाती है। जैसे कि प्रोटोजोआ की बात करें, प्रोटोजोआ के जो प्राणी होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और उनमें जीव द्रव्य की एक गति जिसको कि साइक्लोसिस कहते हैं उसके द्वारा भोजन का वितरण होता है। और परिसंचरण तंत्र में भी प्राणियों का जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है वैसे वैसे परिसंचरण तंत्र की जो जटिलता है वो बढ़ती जाती है। साधारण जैसे कि यहाँ जो मल्टीसेलुलर की कैटेगरी में आते हैं स्पॉन्जेस या सिलेंट्रेट से उनकी बात करते हैं तो उनमें वाटर फ्लो के द्वारा ही ये क्रिया संपन्न हो जाती है। एंड इन फ्री लिविंग एंड पैरासाइटिक प्लैटीहेल्मिन्थेस fluid circulation is present in branched elemental canal which is affected by its rhythmic muscular contraction and expansion। यानी कि चपटे कृमि या ये जो फ्लैटवर्म्स वगैरह होते हैं इनमें क्या होता है कि एपिथेलियम और जो अदर सेल्स होती है उनके बीच में डिफ्यूज़न के द्वारा ये विधि कंप्लीट होती है और इस प्रकार से एनवायरनमेंट और जो एनिमल की बॉडी है उसके मध्य और शरीर के जो सभी ऊतक होते हैं वो परस्पर पदार्थों का निरंतर आदान प्रदान इनमें होता रहता है। इस प्रकार से जो डाइजेस्टेड फूड है या रेस्पिरेटरी ऑर्गन से ऑक्सीजन है या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स
तो इन सभी को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में भेजना और अमोनिया, यूरिया आदि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन में और कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेटरी ऑर्गन में पहुंचाने का जो कार्य है वो यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ हम कुछ लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है और इनके शरीर में जो भोजन का वितरण या जो ये इम्पोर्टेंट पदार्थों का वितरण है वो सिंपल डिफ्यूजन या किसी और मेथड के द्वारा हो जाता है। देयरफॉर इट फॉलोव्स दैट अ सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट इन एनिमल्स रेंजिंग फ्रॉम प्रोटोजोआ टू प्लेटीहेल्मिन्थीज। Organization of different grades of complexity in animals with high level of circulatory or blood vessel system and their functional structures depend on their specific requirements, यानी कि उनकी क्या आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार इनमें उस प्रकार का सर्कुलेटरी या ब्लड वेसल सिस्टम पाया जाता है। हम इसके मेन फंक्शन के बारे में अभी बात कर चुके हैं कि जो इसका मेन फंक्शन है वो विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट एरियाज ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना होता है। एंड इस प्रकार से जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, परिसंचरण तंत्र तो जो होता है वो शरीर के भीतरी तरल वातावरण यानी कि टिश्यू में सेल्स के चारों ओर के तरल वातावरण की रासायनिक और भौतिक दशाओं को निश्चित और निर्धारित करके उन्हें बनाए रखता है और ये महत्वपूर्ण कार्य करता है। यानी कि एक तरह से ये होम्योस्टेसिस की जो अवस्था होती है, स्वस्थितिकता की जो अवस्था होती है उसे बनाए रखता है। कुछ जो अधिक विकसित जंतु होते हैं उनमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम स्पष्ट रूप से पाया जाता है। कम्युनिकेशन फ्लूइड और ब्लड इन एनालिड्स and bacteria also run in channels or vessels and do not come into direct contact with body parts or tissue. So such blood vessel system is called the closed type blood vascular system. अर्थात क्या होता है कि इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिनमें कि बंद वाहिकाएं पाई जाती है तो इसे हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और कुछ एनिमल्स जैसे कि आर्थ्रोपोडा या मोलस्का के जो एनिमल्स हैं इनमें क्या होता है, तरल पदार्थ जो होता है ये बंद वाहिकाओं में नहीं होता है बल्कि ये खुली नली के समान कुछ अवकाशिका यानी कि पाई जाती है उसके अंदर पाया जाता है, तो इसे हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। द ओपन वेस्कुलर सिस्टम ऑल्सो एक्ट्स एज एन इंटरनल स्केलेटन ड्यू टू इट्स फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यानी कि ये जो होता है ये इसके आंतरिक वातावरण में एक तरह का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी उत्पन्न करता है जिससे कि ये एक प्रकार का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उत्पन्न करता है जिससे कि ये एक तरह से आंतरिक कंकाल की इंटरनल स्केलेटन बनाने में भी ये सहायक होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो रक्त होता है वो सीधे ऑर्गन या ऊतकों के संपर्क में नहीं होता है बल्कि ये ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है और उसके बाद ये कुछ देहगुही जो गुहिकाएं होती है उनमें पहुंचाया जाता है। परंतु जो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनमें रक्त सीधा ही ऑर्गन्स या टिश्यूज के संपर्क में आता है। तो इस प्रकार से परिसंचरण जो है वो ओपन टाइप का रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है वो धीमा लेकिन अधिक इफेक्टिव होता है। इसका कारण ये है कि रुधिर जो है वो सीधे ही ऑर्गन्स या टिश्यू के संपर्क में आ जाता है और इसलिए इसमें एक तरह का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनता है जो कि इसके इंटरनल स्केलेटन को बनाने का काम भी करता है। और जो बंद प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें भी एक तरह का हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन निर्मित होता है। इसका एक उदाहरण
है जैसे कि द क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एक्ट्स एज अ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन इन सम फॉर्म ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स। कुछ जो नर होते हैं उनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन्स में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहाँ पर उत्पन्न होता है। विकसित जो जंतु होते हैं उनमें जो सर्कुलेटरी है वो सिंगल या डबल भी हो सकता है, अर्थात इसमें जो इसका मतलब ये है कि इसमें जो ब्लड होगा वो हार्ट से एक या दो बार होकर गुजरता है। यदि एक बार गुजरता है तो उसे सिंगल, और यदि दो बार गुजरता है तो वह डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। अब सर्कुलेशन तंत्र के अंतर्गत क्या होता है कि जंतुओं में कुछ द्रव होते हैं जो कि विशेष रूप से यहाँ पर इसमें ये परिक्रमित होते हैं, यानी कि सर्कुलेट होते हैं। वो कौन कौन से फ्लूड हो सकते हैं जो कि यहाँ पे सर्कुलेट होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ सर्कुलेटिंग फ्लूड है जैसे कि है वाटर। वाटर इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ इन ऑर्गेनिज्म। इट इज यूनिवर्सली acknowledged that life originate under or around water. Therefore, most primitive to most modern organism depend on water to conduct all important process। यानी कि कुछ जो डेवलप एनिमल्स होते हैं उनमें सर्कुलेशन की प्रोसेस एक कलरलेस फ्लूइड के द्वारा होती है या कुछ बॉडी फ्लूइड के द्वारा होती है, और इस द्रव में कुछ देह हुए सेल्स यानी कि कोशिकाएं भी पाई जाती है जो कि अमीबॉइड टाइप की होती है, और बहुत सारे फेगोसाइट्स भी इसके अंदर उपस्थित होते हैं। ये बॉडी के भीतर के जीवाणुओं और विषाणुओं को मारते रहते हैं। उसके बाद है सीलोमिक फ्लूइड। In relatively highly developed coelomate animals, the coelomic cavity contains a colorless or white color coelomic fluid in which the coelomocytes or the amoebocytes are present, and these cells are phagocytic and uh, phagocytic harmful bacteria and virus। यानी कि ये भी एक तरह का जो बॉडी फ्लूइड होता है, इसके ये भी कलरलेस होता है या फिर ये वाइट हो सकता है, और इसके अंदर भी कुछ अमीबोसाइट्स पाई जाती है जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस को ख़त्म करती है। फिर है लिम्फ। कुछ जो डेवलप एनिमल होते हैं उनमें रुधिर या ब्लड एट्रियल प्रेशर के कारण सेपरेट होकर कैपिलरीज की दीवारों से रिश्ता रहता है, और ये जो लिम्फ होता है ये टिश्यू की सेल्स के मध्य एक तरह के ब्रिज का कार्य करता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त क्योंकि सीधे ही कोशिकाओं के संपर्क में नहीं आ पाता है, इसलिए यहाँ पर ये जो लिम्फ है इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। लसिका तंत्र यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है इसकी वाहिनियाँ इस परिभ्रमण के बाद में पुनः लिम्फ को रुधिर में मिला देती है। तो इस प्रकार से लिम्फ भी एक इम्पॉर्टेंट बॉडी फ्लूइड है जो कि सर्कुलेशन में सहायक होता है। उसके बाद है ब्लड या रक्त। जो हाईली डेवलप एनिमल होते हैं उनमें जो पाया जाने वाला द्रव होता है ये एक तरह का लिक्विड, ये एक तरल संयुक्ता कहलाता है, और जो ब्लड होता है इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं। और इसके यदि अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मुख्य रूप से दो घटक से मिलकर बनता है। इसका प्रथम घटक प्लाज्मा होता है जो कि तरल होता है, जबकि दूसरा घटक जो होता है ये कुछ ब्लड कार्पल्सेस होती है जो कि सॉलिड होती है। इसके तरल घटक में हम देखें तो कुछ इनऑर्गेनिक आयंस, कुछ न्यूट्रिएंट्स और बहुत बहुत प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। सेकंड वाला जो इसका घटक है उसमें ब्लड कार्पल्सेस के अंदर रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आदि इसके अंदर पाई जाती है।
आरबीसी में ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी कि हीमोग्लोबिन या इरिथ्रोसाइनिन एक्सेट्रा आदि इसमें पाए जाते हैं। और इस प्रकार से जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है उसमें भी विभिन्न रोगों के निदान के लिए ब्लड जो है वो परीक्षण की एक मुख्य विधि यहाँ पे माना गया है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें पाई जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसका फ्लूइड है। थैंक यू।